तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 ऑफ व्हाट? पार्ट 4 ऑफ GS3 टेस्ट नंबर 3। ओके, GS3 टेस्ट नंबर 3 के पार्ट 4 की बात कर रहे हैं। और इस पार्ट 4 में हम क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक की बात करेंगे। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस हैं भाई, ये जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी पूछ सकती है, पूछ सकती तो नहीं है, नहीं पूछेगी, बस हमको ये आइडिया लेना है कि क्वेश्चन पूछा जा कैसे सकता है, ठीक है ना। तो मतलब हम कोई भी आर्टिकल पढ़ रहे हैं, कोई भी एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, कई भी चीज़ अगर हम समझ रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज सिलेबस के अंदर साफ साफ ये मेंशन्ड है, बिकॉज हमको पॉल्यूशन पे ध्यान देना है। पॉल्यूशन ऐसा नहीं पढ़ना है कुछ भी पॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया, हमको ये पढ़ना है कि जो करंट में जो पॉल्यूशन हैं जिसको देखते हुए नियम बनाए जा सकते हैं, कुछ चीज़ें जो यूज़ में बार बार होती हैं उन पर रिलेटेड हमको क्वेश्चन बनाने हैं, जिससे हमारे पास एक बॉडी, एक कंक्लूजन, एक इंट्रोडक्शन रेडी रहे। सो क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन हैज़ इंक्रीज्ड एट अ रैपिड pace over the past 5 years and is expected to grow at a higher rate in the future. In this context, evaluate whether the recent amendment to the plastic waste management rule can help in countering the menace of plastic waste in India। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल में जो रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ था उसके रेफरेंस में यहाँ पे हमसे क्वेश्चन है। तो ये हमको समझना है भाई, जो नीचे न्यूज़ में है, जो चीज़ें न्यूज़ में है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और हमको सिलेबस वाइज ही हमको ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करना है भाई। जिससे वहाँ जो ध्यान देता है उसके रेफरेंस में अगर कोई चीज़ न्यूज़ में थी तो उस पर हमारे पास आंसर रेडी होना चाहिए। ओके, एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इंडियाज़ प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन हैज़ इंक्रीज्ड एट अ रैपिड पेस ओवर द लास्ट 5 ईयर एंड इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हायर रेट इन द फ्यूचर। इसको भी बताना है कि हाँ भाई बढ़ा है ना, कितना बढ़ सकता है, और इसके बारे में बताना है, क्योंकि हमको जस्टिफाई करना है जो स्टेटमेंट है उसको तरह से हमारे पास कुछ में कुछ डाटास देने हैं। उसके लिए हमसे पूछा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट इवेल्युएट वेदर जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है टू द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल कैन हेल्प इन काउंटरिंग द मीनेंस ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा? अप्रोच में हमारे पास सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे भाई? हम इंट्रोड्यूस करेंगे बाय बताएंगे कि कैसे हमारे पास जो प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन है वो बढ़ा है। कुछ डाटा देंगे यार। उसके बाद बॉडी में क्या करेंगे? बॉडी में हम बात करेंगे क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसमें। और क्या करेंगे? हम पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के बारे में भी बताएंगे जो कि ये अमेंडमेंट लाता है। है ना, पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे लाएगा ये प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, इसके बारे में बात करेंगे। और हम इसके बारे में बताएंगे कि कैसे कुछ कुछ एरियाज़ में यहाँ पे जो अमेंडमेंट है वो लैक करा है भाई, कुछ चीज़ें अभी भी ध्यान नहीं दी गई है। इसके बाद कंक्लूड करेंगे भाई, बताएंगे कि कैसे हम ये जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट है उसकी जो जो दिक्कतें हैं जहाँ पे लैक किया है उसको कैसे कौन कौन से मेजर्स ले सकते हैं टू इम्प्रूव द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। जो डाटा था भाई कि जो देखो 2021-22 में हमारे पास 20 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ था, लेकिन ये जो था वो 22 मिलियन टन हो गया 2023 के अंदर। ठीक है, ऐसा डाटा बोल रही है। एंड जो CPCB का जो रिपोर्ट है 2019-20 में आया था, इसने बोला कि इंडिया में जो क्या है 3.4 मिलियन टन जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हर साल प्रोड्यूस किया जाता है, और उसमें से 30% रिसाइकल किया जाता है। तो जो डाटा होती है ना, ये सब आपको न्यूज़ में ध्यान दे के नहीं लिख सकते यार, क्वेश्चन जब बनाओगे तो डाटा दिमाग में रहता है। सो हम लिखेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो इंडिया का प्लास्टिक डिमांड है वो बढ़ा है।
प्लास्टिक डिमांड जो था वो बहुत ज़्यादा से तेज़ी से ग्रो किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्लास्टिक डिमांड तो बढ़ा ही है, लेकिन जो रिसाइकल हुआ चीज़ें उसकी कम हुई है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इंडिया प्रोड्यूस 3.4 मिलियन टन्स ऑफ plastic waste annually and only 30% is recycled। ऐसा CPCB 2019-20 में एक रिपोर्ट ने बोला है भाई। ये बता रहा है कि कितना दिक्कतें हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर इंडिया का। फिर कौन कौन से अमेंडमेंट्स किए गए हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। Important aspects of plastic waste management अमेंडमेंट रूल्स 2022 के अंदर हुए हैं। इससे पहले तो इसमें क्या किया गया है, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसके ऊपर बैन किया गया है ना। मतलब कुछ आइटम्स जैसे कि स्ट्रॉ हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गए, इनको बैन किया गया है फॉर दी, इनके मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, इनका इंपोर्ट नहीं कर सकते, इनका सेल नहीं कर सकते, इनका यूज़ नहीं किए सकते। सो बैन ऑन सिंगल यूज़ plastic items like straws, plastic bags and cutlery are banned for manufacture, import, sale and यूज़। और क्या किया गया है, जो प्लास्टिक कैरी बैग का जो थिकनेस है ना उसका साइज़ बढ़ा दिया गया, पहले 50 था उसको 75 माइक्रोन कर दिया गया है ना। एंड उसको और भी एम किया कि भाई 2022 तक हम जो 2022 के एंड तक जो 120 माइक्रोन से कम हो उसको हम तो बंद ही कर देंगे, ऐसा बोला गया है। सो इंक्रीज्ड इन प्लास्टिक कैरी बैग thickness from 50 micron to 75 microns and aiming for 120 microns by the end of 2022। और क्या क्या अमेंडमेंट किए गए भाई, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो ऑब्लिगेशंस हैं इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशंस इंट्रोड्यूस किए गए किसके ऊपर, प्रोड्यूसर्स के ऊपर, जो ब्रांड ओनर्स हैं उनके ऊपर एंड जो इम्पोर्टर्स हैं उनके ऊपर। अब क्या करना पड़ेगा, उनको जो चीज़ डाल रहे हैं उसके इक्विवेलेंट उनको प्लास्टिक कलेक्ट भी करना पड़ेगा। सो ये क्या बोलता है, इट सेज दैट दे मस्ट कलेक्ट बैक एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। और क्या क्या गया है भाई, जो EPR सर्टिफिकेट से प्रोवाइड किया गया है, इसके परचेस और सेल्स की बात की गई है। ऑल्सो
अगर आपने सब चीज़ को नहीं माना, जो पॉलिटर पे प्रिंसिपल है इसको नहीं माना, तो इसके फुलफिलमेंट नहीं करने पे आपको क्या देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। सो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की बात की गई थी इसके अमेंडमेंट में, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स में बात की गई थी इसकी, किसकी, इन्वायरमेंटल कंपनसेशन। बेस्ड ऑन the polluters pay principle for non fulfillment of extended producer responsibility targets। ओके, तो ये सब चेंजेस हो गए भाई। नाउ हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की। जो चेंजेस थे, अमेंडमेंट्स जो हुए वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर 2022 के, उसने क्या क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया उसके बारे में बात करते हैं। सो द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ न्यू अमेंडमेंट, पहले तो इसने क्या किया, इट प्रमोट्स यूज़ ऑफ अल्टरनेटिव्स, जैसे कि पेपर हो गया, क्लॉथ्स हो गया, मेटल हो गया। प्लास्टिक को यूज़ को प्रमोट नहीं करता, ये अल्टरनेटिव्स की यूज़ को प्रमोट करता है। ऑल्सो इट क्लियरली डिमार्केट रिस्पॉन्सिबिलिटी की प्रोड्यूसर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रांड ओनर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, इम्पोर्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ऑल्सो ये प्रमोट करता है सर्कुलर इकोनॉमी को। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब जो एक एंड प्रोडक्ट किसी के लिए, वो एंड प्रोडक्ट किसी और के लिए। ओके, इट प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी इन प्लास्टिक मैनेजमेंट। कैसे भाई, थ्रू रिसाइकलिंग, थ्रू शेयरिंग, थ्रू ट्रेडिंग एंड सेफ डिस्पोजल ऑफ एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक मटेरियल्स। लास्ट में कुछ इसमें फ़ायदे तो थे, है ना, एंड बहुत सारे नुकसान से, मतलब कुछ गैप्स भी रहेगा इसमें, एक है ना। गैप्स में हमारे पास क्या क्या गैप्स रहे भाई, है ना। तो जो इन्फोर्समेंट ठीक से नहीं हुआ, नियम तो बना दिया भाई, अमेंडमेंट तो कर दिए, बट इसके इन्फोर्समेंट ठीक से नहीं हुआ यार। सो वीक एनफोर्समेंट इज़ अ चैलेंज। वीक एनफोर्समेंट ऑफ EPR रूल्स, only a few producers, brand owners and importers compile with this provision। सब फॉलो नहीं करते इसको यार, तो ये दिक्कतें हैं। ऑल्सो जो इन्फॉर्मेशन की कमी है ना, डाटा कलेक्शन, मतलब जो वेस्ट कलेक्शन हो रहा है उसमें, सेग्रीगेशन में, है ना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो सब चीज़ें भी दिक्कतें हमको दे रही है। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन
प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन सेग्रीगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज़ अ दिक्कत। और कौन कौन सी दिक्कतें हैं? वॉलंटरी जो डिस्क्लोजर होता है, प्रोड्यूसर जो है ना, मतलब जो खुद रिपोर्ट करते हैं ना, खुद डिस्क्लोज करते हैं, उससे एक तरह से अंडर रिपोर्टिंग हो रही है यार। सो वॉलंटरी डिस्क्लोजर बाय प्लास्टिक प्रोड्यूसर इज लीडिंग to the issue of अंडर रिपोर्टिंग। कहते ये सब जो गैप्स हैं, लेकिन हम गैप्स को फुलफिल कैसे कर सकते हैं? व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? हमको क्या करना है भाई? हमको डेवलप करना है एक सस्टेनेबल बायोप्लास्टिक या फिर पेपर जिसका हम इस्तेमाल कर सकें इसके सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में। एक क्लॉथ बेस्ड मटेरियल या फिर प्रोडक्ट, या फिर हमको क्या करना चाहिए? हमको और कैसे फोकस करना चाहिए भाई? अवेयरनेस जनरेशन पे, किसके रिगार्डिंग? अबाउट द 3 Rs, दैट इज रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। और क्या करना है हमको? जो रेक पिकर्स हैं जो कि इनफॉर्मल है, उनको क्या करना है? फॉर्मलाइज करना है बाय गिविंग देम जॉब्स। कैसे? जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके थ्रू। ओके, मॉनिटरिंग इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ बना सकते हैं जिससे हम इसको मॉनिटर कर पाएँ। तो लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट अ रोबस्ट एनफोर्समेंट ऑफ प्लास्टिक, मतलब नीड ऑफ द आर क्या है? एक रोबस्ट हमको एनफोर्समेंट चाहिए जो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है उनकी, और हमको जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको प्रमोट करना है जिससे हम टैकल कर पाएँ प्लास्टिक वेस्ट को। 10 robust enforcement of plastic waste management rules and promotion of alternatives is essential to tackle the issue of प्लास्टिक वेस्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन था भाई, हमारे पास क्वेश्चन था इंडियाज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन हैज इंक्रीज एट अ रैपिड पेस ओवर द लास्ट 5 year और पास्ट 5 year एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ हायर रेट इन द फ्यूचर। In this context, evaluate recent amendments to the plastic waste management rules can help in countering the menace of plastic waste in India। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है क्रिटिकली एनालाइज हाउ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क प्रमोट्स इंक्लूसिविटी इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स। है ना, हमको बात करनी है कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क की, जो कि क्या करता है? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात करता है, उसके बारे में बताना है। क्रिटिकली एनालाइज करने में दोनों पहलू बताने हैं यार, मतलब हर कुछ बताना है कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के लिए। एंड ऑल्सो व्हाट सेट अपार्ट कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क फ्रॉम आईची टारगेट्स इन बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। मतलब पहले तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में बताना है,
और दूसरा हमको बताना है कुनमिंग मॉन्ट्रियल वर्सेस आईची टारगेट्स के बारे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी से है और इस तरह क्वेश्चन आते हैं। हमको ये नहीं पूछता कि भाई बताओ भाई इन्वायरमेंट में व्हाट इज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये बहुत कम आएंगे। हमसे ये पूछेगा जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है वो क्या है, बिकॉज उस समय क्या हुआ था हमारे पास, अभी बायोडाइवर्सिटी 2023 में हम ये दे रहे हैं ना, बना रहे हैं। 2022 में क्या हुआ था यार, है ना, 2022 में क्या हुआ था, 2022 में हमारे पास इजिप्ट के अंदर हमारे पास क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है ना, COP26 और ठीक है। सो उस पे प्रकार पे यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछा गया है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्रिटिकली एनालाइज हाउ कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क प्रमोट्स इंक्लूसिविटी इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स, ऑल्सो व्हाट सेट अपार्ट द कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क फ्रॉम आईची टारगेट्स इन बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा, सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, जो करंट अफेयर रिलेटेड चीज़ें हैं कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के लिए, उसके बारे में बताएंगे यार। कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, बॉडी के अंदर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम बात करेंगे इसके बेसिक आउटलाइन की, कि हमसे पहला चीज़ यही पूछा है, आउटलाइन ऑफ कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और क्या करेंगे, हम बताएंगे कैसे जो कुनमिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है प्रमोट इंक्लूसिविटी इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड, ये कैसे क्या करता है, प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी, उसके बारे में बताएंगे। और क्या बताएंगे भाई, इसके अंदर क्या क्या लिमिटेशंस है उसके बारे में भी बताना है ना। और मेन चीज़ तो है हमारे पास कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है किसी किसी बीच में, जो आईची टारगेट्स हैं और कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे बाय समिंग अप कि ये है क्या, कि कैसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क जो है ये क्या करता है, इंक्लूसिविटी लाता है इसके अंदर, इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट के अंदर। ओके, तो इसको इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे भाई, बताएंगे कि भाई जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ये है क्या। ठीक है है ना, जो COP25 में ये लिया गया था उसके बारे में हम बताएंगे। द कुनमिंग मॉन्ट्रियल, जो कि कहाँ पे है, कनाडा के अंदर है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये है क्या, इट इज़ अ ग्लोबल एग्रीमेंट जो कि एडॉप्टेड ड्यूरिंग द 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था भाई, इससे पहले हुआ था आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। ओके, सो इसीलिए हमसे मैंने यहाँ पे पूछा गया है आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट और इसमें क्या डिफरेंस है। आईची बायोडाइवर्सिटी के तो COP25 के अंदर इसको लिया गया था, है ना, एंड विच इज़ टू दी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर था ये, है ना, 15th जो कॉन्फ्रेंस लिया गया था उसके अंदर। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ था, आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स लिए गए थे। तो इंट्रोडक्शन तो हो गया ना, हम बॉडी में मेन बात करनी है कि कौन कौन से टारगेट्स लिए गए थे अंडर दी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। जो कुनमिंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क थे इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ली गई थी उसके बारे में हम बताएंगे।
और यहाँ पे हम बात करें कि कैसे ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जो था इसमें मेनली 4 गोल्स लिए गए थे 2050 तक के लिए एंड 23 गोल्स 2030 के अंदर के लिए, ठीक है, 2030 के लिए। तो यहाँ पे 3 टायर्स हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग तरीके से यहाँ पे लिखते हैं हम, ठीक है। तो जो ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है, मेनली यहाँ पे हम 3 प्रकार से इसको क्लासीफाई करते हैं। दैट इज इट टॉक्स अबाउट रिड्यूसिंग थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी, ओके। और किसके बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट मीटिंग पीपल नीड्स, कैसे, थ्रू सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड बेनिफिट शेयरिंग, मीटिंग people's needs through sustainable use and benefit sharing। और टूल्स एंड सॉल्यूशंस लिए गए थे फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड मेन स्ट्रीमिंग ऑफ व्हाट, मेन जो चीज़ें थी, जो फ्रेमवर्क्स थे उसको, tools and solutions for implementation and mainstreaming। ये मेन चीज़ें यहाँ पे ली गई थी और इसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि हमारे पास रिड्यूसिंग थ्रेट्स टू बायोडायवर्सिटी के अंदर हमारे पास क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ द डिग्रेडेड इकोसिस्टम, रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड इकोसिस्टम। टूल्स एंड सॉल्यूशंस के अंदर हमारे पास है टू इंश्योर जेंडर इक्वालिटी, ओके ना, मेन स्ट्रीमिंग और मीटिंग पीपल यूज में यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर सकते हैं अबाउट दी अर्बन ब्लू एंड ग्रीन स्पेस, ओके। सो ये सब चीज़ें हैं जो मेन पॉइंट्स हैं इसके अंदर, है ना। तो ये हमारे पास ये वाला हो गया, हमने आउटलाइन बारे में बात करी। नाउ हम बताना है कि KMGBF जो है, कुमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है, ये कैसे प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी को। हाउ इट्स प्रमोट inclusivity because it emphasizes on the importance of participatory and integrated biodiversity planning, है ना, जिसमें हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करेंगे, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वहाँ के इसको इन्वॉल्व करेंगे, जो इंडिजिनस पीपल्स हैं वहाँ के इन्वॉल्व करेंगे, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करेंगे, जिससे अच्छे से हमारे पास बायोडायवर्सिटी प्लानिंग हो पाए। इस प्रकार से क्या करता है जो KMGBF जो है, दैट इज़ दी कुमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है, ये प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी को। और भी बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका है ये हमारे पास, बिकॉज इट एम्फेसाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ participatory integrated biodiversity planning by involving various stakeholders, including local
communities, indigenous people in decision making process. और किस चीज़ पे प्रमोट करता है और किस चीज़ को इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है जेंडर इक्वालिटी, जिससे क्या करता है, प्रमोट करता है इंक्लूसिविटी को। ओके, और क्या करेगा भाई? इट लीड्स टू फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्स एंड डिजिटल सीक्वेंस इंफॉर्मेशन। फेयर एंड equitable sharing of genetic resource and digital sequence information। और क्या करता है? इट सेटिंग अ गोल, है ना, ये गोल बनाता है फॉर, जिससे क्या हम स्टॉप कर पाएँ ह्यूमन जो कॉज है एक्सटिंक्शन का टू दी थ्रेटन स्पीसीज, ठीक है, जिससे हम जो एक्सटिंक्शन रेट है उसको कम कर पाएंगे। उस प्रकार से क्या करता है? इंक्लूसिविटी को प्रमोट करता है। सेटिंग अ गोल टू स्टॉप दी ह्यूमन कॉज एक्सटिंक्शन ऑफ नॉन threatened species and reduce the extinction rate। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे प्रमोट करता है। ये क्या करता है? इंक्लूसिविटी। बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं हमारे पास, जो ग्रीनबर्ग मॉनिटर ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है उसके अंदर। लिमिटेशंस के अंदर क्या है? बिकॉज इट इज इशूज दैट इज रिलेटेड टू इंडिजिनियस पीपल, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, एंड ऑल्सो जो जेंडर जो है, बिकॉज इसमें स्टॉक लैंग्वेज की कमी है यार। इट रेज issues related to indigenous people, local communities and gender। It is related to indigenous people, local communities and gender, but it lacks strong language, है ना, एक भाषा नहीं है जिसमें हमारे पास सब चीज़ को कम्युनिकेट कर पाएँ। एंड ऑल्सो इट डज नॉट एड्रेस दी इंटरजनरेशनल जो इक्विटी एंड यूथ पार्टिसिपेशन में जो दिक्कतें हैं, है ना, वो उसको एड्रेस नहीं करता। इट डज नॉट एड्रेस इंटर जनरेशनल इक्विटी एंड यूथ पार्टिसिपेशन, है ना। और क्या दिक्कतें हैं भाई? ऑल्सो हमारे पास ज़्यादातर एरियाज़ जो हैं जिसमें बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा है, इट इज़ इन लो इनकम कंट्रीज़, ठीक है, और उनमें पैसा की दिक्कतें हैं। विद नीड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म। सो इनको ज़रूरत है कि पैसा दें, बट ये दे नहीं रही हैं। जो बायोडाइवर्सिटी रिच कंट्रीज है टू सपोर्ट 30 to 30 गोल्स। Most of areas with high biodiversity are in
low income countries and emerging economies which need financing mechanisms. ओके, बट हमको लास्ट में जो क्वेश्चन है, जो सेकंड पार्ट में पूछा है, जो क्वेश्चन है हमारा, ये मेन तो हमने बात की थी, किसके बारे में बात कर ली, आउटलाइन की बात कर ली, 3 मेन टारगेट्स यहाँ पे हुए थे, इन कैसे ये प्रमोट करते हैं, इंक्लूसिविटी के बारे में बात की, कैसे इसके अंदर लिमिटेशंस हैं। लास्ट में हम बात करते हैं आईची टारगेट्स और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। सो की डिस्टिंक्शन बिटवीन कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड आईची टारगेट्स। पहले तो डिफरेंट फोकस है दोनों का। जो आईची टारगेट्स होते हैं ये बात करते हैं अबाउट द कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस, लेकिन जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है इट टॉक्स अबाउट द मैनेजमेंट अप्रोच, है ना, कॉज को ठीक करने की बात करता है। एंड जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है इट टॉक्स अबाउट मैनेजमेंट। जो आईची टारगेट्स हैं इट एड्रेस द underlying cause of biodiversity loss, while कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क है इज अ management approach that focuses on improving the effectiveness of conservation actions। और क्या क्या डिफरेंस है भाई, जो दोनों का डिफरेंट फोकस है। पहली बात तो ये क्या हो गया, एक तरह से दोनों का डिफरेंट फोकस है, तीसरे डिफरेंट चीज़ों पर फोकस करते हैं, और इन दोनों का डिफरेंट स्कोप भी है। स्कोप कैसे है भाई, जो आईटी टारगेट्स हैं वो एक कम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करते हैं फॉर कंजर्वेशन, बट जो केएमएफ है वो एक स्पेसिफिक मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है। हमने बात की इसकी कैसे, दोनों का जो इम्प्लीमेंटेशन अप्रोच है वो भी डिफरेंट है भाई, है ना। जो आईची टारगेट्स हैं वो मेन स्ट्रीम करते हैं बायोडायवर्सिटी को, लेकिन जो केएमएफ है इट फोकसेस ऑन एरिया स्पेसिफिक मैनेजमेंट, पूरा बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं आईची टारगेट्स। बट जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल है वो बात करता है अबाउट दी कुछ पर्टिकुलर एरिया का ज़्यादा फोकस करना है अपने को उसकी। सो आईची टारगेट्स मेन स्ट्रीम biodiversity and KMF focuses on area specific approach, area specific management। ऑल्सो दोनों मॉनिटर भी डिफरेंट चीज़ को करते हैं। जो आईची टारगेट्स हैं इट एम्प्लॉय स्ट्रक्चर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, है ना, लेकिन जो केएमएफ है ये एरिया स्पेसिफिक मॉनिटरिंग करता है। Okay, the AIC targets to employ the structured monitoring system while the
कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क हैज़ एरिया स्पेसिफिक मॉनिटरिंग कंपोनेंट्स, है ना। और टाइम फ्रेमवर्क भी हमारे पास होता है यार, ठीक है। जो ऐसी टारगेट्स हैं वो 2011 से 20 तक के लिए थे, बट जो KMF है, कुनमिंग मॉनिटरिंग का कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम भी नहीं है। ओके, दी Aichi targets were established for the period 2011 to 2020 with लिखते हैं where KMF does not have a specific time frame। ओके, लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क है प्रमोट इंक्लूसिविटी बाय इन्वॉल्विंग डाइवर्स स्टेक होल्डर्स एंड रिकॉग्नाइजिंग जो डाइवर्सिटी है इन बायोडाइवर्सिटी रीजन्स, है ना। उसके साथ साथ हमको मोर ज़्यादा रोबस्ट करने की ज़रूरत है, जिससे हम क्या कर पाएँ, प्लानट की बायोडाइवर्सिटी को सेव कर पाए। तो हम बेसिक से कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट दस द कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क, it promotes inclusivity by involving diverse stakeholders and recognizing their knowledge in biodiversity conservation। ओके, ये क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 17 क्या था? क्रिटिकली एनालाइज हाउ कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क प्रमोट्स इंक्लूसिविटी इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एफर्ट्स। ऑल्सो व्हाट सेट अपार्ट द कुनमिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क फ्रॉम आईची टारगेट्स इन बायोडाइवर्सिटी प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन। तो वो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? एनालाइज इंडियाज लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस इन डीलिंग विथ केमिकल इमरजेंसीज and explore how the development of standard operating procedure can strengthen the country's response to such incidents। देखो, ये जो है डिजास्टर मैनेजमेंट से क्वेश्चन है। डिजास्टर मैनेजमेंट से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, फ्लड क्या होते हैं, अर्थक्वेक क्या होते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया केमिकल इमरजेंसीज जो है ना, जो आज के ज़माने की जो इमरजेंसीज हैं, केमिकल इमरजेंसीज हैं, उसके ऊपर आपको बताना है कि क्या क्या हमारे इंडिया ने प्रिपेयर्डनेस किए हैं, और इसके रेफरेंस में हमारे पास जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो कैसे यहाँ पे हमको मदद कर सकता है, उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो आपको यही समझना है भाई मेंस से कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ कैसे सकती है, और यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे कैसे। इसीलिए बहुत साल के 50 साल के प्रीवियस से क्वेश्चन बनाना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई। 5 साल के बनाओ, 10 साल, जैसे 7 साल के बनाओ, उससे तो नहीं। सबको समझना है क्वेश्चन कैसे आ रहा है, उसका तो हमको जो इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ चीज़ें रिसेंट रही थी उसके हिसाब से हमको तैयारी करनी है। ओके, सो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई। एनालाइज दी India's level of preparedness in dealing with chemical emergencies and explore how the development of standard operating procedure can strengthen the country's response to such incidents। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? हम बताएंगे कि जो डिज़ास्टर्स जो हुए हैं, है ना, कि पोस्ट डिज़ास्टर जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं कैसे उसने एनहांसमेंट लाया है ना, किसके थ्रू जब SOP आया, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आए हैं, तो उससे कैसे हमारे पास प्रिपेयर्डनेस एनहांस हो, उसके बारे में बताएंगे।
बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे केमिकल इमरजेंसीज़ के बारे में एंड उनके चांसेस कितने हैं इंडिया के अंदर ऑकरेंस के। ओके, हम बहुत सारे प्रोविजंस बताएंगे जो कि केमिकल डिजास्टर्स के अंदर डील करते हैं भाई। और क्या करेंगे, हमारे पास एक्सप्लेन करेंगे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उसको। ओके, एंड ऑल्सो जो हमारे पास बेनिफिट्स हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ उसके बारे में बताएंगे, कुछ चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी बताएंगे हम। ओके, सो बेनिफिट्स प्लस challenges that is associated with standard operating procedure। लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ओके, सो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं भाई कि बताएंगे कि जो इंडिया का लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है इन डीलिंग विथ व्हाट, इन डीलिंग विथ केमिकल इमरजेंसीज है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। जैसे कि किसके बाद देखने को मिला, बहुत ज़्यादा जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था, बट उसके अंदर आज भी कुछ चैलेंजेस हैं जैसे कि जिसको हमको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इंडियाज़ level of preparedness in dealing with chemical emergencies has shown some improvements over the year। Since the biggest ट्रेजिडी जो था दैट इज द भोपाल गैस ट्रेजिडी। ओके, बॉडी में हम बात करेंगे कि केमिकल इमरजेंसीज क्या क्या होते हैं भाई। केमिकल इमरजेंसी हम बात करते हैं अबाउट दी इंसिडेंट जो देखने को मिलते हैं ड्यू टू इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं वो हमारे पास केमिकल इमरजेंसीज के अंदर आते हैं। जो ट्रांसपोर्टेशन इंसिडेंट्स होते हैं वो, जो केमिकल स्पिल होता है, वो सब चीज़ें हमारे पास क्या आती हैं भाई, केमिकल इमरजेंसीज के अंदर आते हैं। ठीक है, सो ये बारे बात करके हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना है भाई केमिकल इमरजेंसीज क्या है एंड इनके चांसेस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। केमिकल emergencies can include industrial accidents, transportation incidents, chemical spills, और डिलिबरेटली जो जानबूझ के भी किए जाते हैं वो सब एक्ट इसके अंदर आते हैं। जैसे कि हमारे पास वो जो था ना फैमिली मैन वाला ना, डिलिबरेट एक्ट्स विच मेक अस व्हाट, ये सब चीज़ें क्या कर सकते हैं, मेक अस दी हार्म टू दी ह्यूमन सेफ्टी है ना, मेक अस बाय फॉलोइंग, मतलब डिलिबरेटली कस्ट कैसे किया जा सकता है, डिलिबरेटली कस्ट बाय
प्रोसेस या फिर सेफ्टी सिस्टम जो है उसका फेलियर हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है ये। प्रोसेस एंड सेफ्टी सिस्टम फेलियर and also it can be induced effect of natural calamity. तो ये सब हमारे पास केमिकल इमरजेंसीज के अंदर आते हैं ना। कुछ प्रोविजंस हैं भाई केमिकल डिजास्टर्स के साथ जो कि लिए जाते हैं, है ना, रिलेटेड हैं केमिकल डिजास्टर्स के साथ, जैसे कि रिलेवेंट प्रोविजंस इन disaster management prevailing in India। ओके, सबसे पहले तो हमारे पास जो एक्सप्लोजिव एक्ट है 1884 का, वो है भाई एक्सप्लोजिव एक्ट ऑफ 1884। पेट्रोलियम एक्ट है 1934 का। फैक्ट्रीज एक्ट है 1948 का। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है भाई 2005 का। और पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट है भाई 1991 का। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी है 1986 का। ओके, तो ये सब हमारे पास प्रोविजंस हैं भाई जो कि डिजास्टर्स के साथ, केमिकल डिजास्टर्स के साथ रिलेटेड हैं, है ना। बट हमारे पास इन प्रोविजंस से दिक्कतें भी हैं। कुछ दिक्कतें क्या हैं, बिकॉज हमारा जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है उतना ज़्यादा नहीं है भाई, है ना। सो लिमिटेशन इन India's level of preparedness। पहला तो हमारे पास जो इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन है उसकी कमी है यार। ट्रेंड और रेस्क्यू टीम्स की भी कमी है। कम्युनिटी एम्पावरमेंट उतना अच्छे से नहीं है यार। सो दिस आर लिमिटेशन। सो पुअर इंटर sectoral coordination is a challenge। Slow response from the relief agencies also is a challenge, and also lack of trained or dedicated सर्च एंड रेस्क्यू टीम, ये एक दिक्कत है भाई। पुअर कम्युनिटी एम्पावरमेंट, ये सब चैलेंजेस हैं। बट हमारे पास ये बात करने की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो कैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एड्रेसिंग दिस केमिकल इमरजेंसीज, है ना। बिकॉज ये जो होते हैं ना एक टाइम फ्रेम पे काम करते हैं, है ना। तो वाटर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो
a standard operating procedure SOP. Standard operating procedure is what? It is a written set of guideline that outlines step by step करना क्या चाहिए, that outlines step by step instructions for carrying out specific task और operation. कोई भी डिजास्टर के समय हम क्या करेंगे भाई, स्टेप बाय स्टेप बताता है इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ों को ये अगर हम लोग इस तरह से डेवलप करते हैं कोई भी इंस्ट्रक्शंस, तो क्या क्या चीज़ें जो होती हैं सिग्निफिकेंटली इन्हांस होती हैं भाई। जो SOP है इट एनहांसेस व्हाट, इट एनहांसेस जो क्लैरिटी है, कैसे चीज़ों को करना है और किस प्रकार से करना है, जो कंसिस्टेंसी लगातार एक प्रकार से ही होता है तो इसको इन्हांस करता है ये। एंड ऑल्सो इट स्पीड अप एंड मेक दी थिंग्स एफिशिएंट, स्पीड लाता है एंड एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। एंड इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंट्रा एजेंसी कोऑर्डिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एजेंसी कोऑर्डिनेशन एंड ऑल्सो इट plays an important role in training and capacity building. Okay, also ये bring लाता है, ये it brings what public awareness and involvement. बट इसके अलावा भी इसके अंदर कुछ भी आज भी दिक्कत है ना। इसके अंदर आज भी कुछ चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि जो SOP है इट कैन लीड टू कोलैप्स ऑफ दी, बहुत सारे SOPs कैन लीड टू कोलैप्स ऑफ दी SOP सिस्टम। यार इतने सारे नियम बात बनाओ कि नियम में ही कन्फ्यूज़ हो जाएं हम। और क्या चैलेंजेस हैं हमारे पास, जो डिज़ास्टर हैं इट कैन रेंज वाइडली, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए एक ही तरीके से चीज़ें करना ये भी एक तरह से दिक्कत है। सो डिज़ास्टर कैन रेंज वाइडली इन टाइप्स ब्रेथ एंड मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू अप्लाई अक्रॉस वेरियस कॉन्टेक्स्ट। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू apply across various context। ओके, सो लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट जो इंडिया का जो लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस है इन डीलिंग विद केमिकल एमरजेंसीज ये बहुत ज़्यादा इन्हांस हुआ है थ्रू दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दस इंडियाज लेवल ऑफ preparedness in dealing with chemical emergencies can be significantly enhanced
through the development and implementation of a comprehensive standard operating procedure. बनाना है हमको और ऑपरेट करना है भाई। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास, है ना। Analyze India's level of preparedness in dealing with chemical emergencies and explore how the development of a standard operating procedure can strengthen the country's response to such incidents. तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो है, एग्जामिन द वेरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस करेंटली एमेटिंग अक्रॉस द इंडिया नेपाल बॉर्डर, ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स टू काउंटर दिस चैलेंजेस। तो ये कहाँ से क्वेश्चन है भाई, इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन है। ओके, अब इंटरनल सिक्योरिटी से हर साल क्वेश्चन तो आएगा ही पक्का, 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं इंटरनल सिक्योरिटी से। ओके, सो ये भी क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी से है। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एग्जामिन द वेरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस currently emanating across the India Nepal border and also discuss the steps to counter these challenges। ओके, इंडिया नेपाल बॉर्डर से है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, अप्रोच सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, बाय मेंशनिंग अबाउट इंडिया नेपाल बॉर्डर में ब्रीफ के बारे में बता देंगे कि इंडिया नेपाल बॉर्डर है कैसा। एक प्रकार से एक पोरस है भाई, उसके बाद थोड़ा सा बता के हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद बॉडी के अंदर क्या करेंगे, बॉडी के अंदर हम चैलेंजेस बताएंगे जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर के क्रॉस है। ओके, इसके बाद इसके जो स्टेप्स जो कि हम ले सकते हैं टू काउंटर दी चैलेंजेस, एंड लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे जो कि ऊपर में हमने बोला है उसको सम अप कर पे। सो इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मेंशनिंग दैट जो इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है वह अराउंड 2000 किलोमीटर लॉन्ग है, जहाँ पे कोई भी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन नहीं है दोनों साइड के सिटीजन के लिए। इस प्रकार से हम इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेपाल शेयर्स अराउंड 1850 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर विथ इंडिया। with India with no travel restriction with no travel restriction for citizens of either side। ओके, एंड इसमें सिक्योरिटी चैलेंजेस कौन कौन से हैं इस रीजन के अराउंड, सिक्योरिटी चैलेंजेस अराउंड दी इंडिया नेपाल बॉर्डर क्या क्या है भाई। पहले तो जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो बहुत देखने को मिलता है यहाँ पे, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, बिकॉज इंडिया नेपाल बॉर्डर जो है कि ओपन बॉर्डर है, एंड जनरली यहाँ पे फोर्स्ड लेबर एंड मैरिजेस देखने को मिलते हैं। जनरली फोर्स्ड लेबर एंड मैरिजेस, प्रोस्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है, प्रोस्टिट्यूशन के क्राइम्स है ना, एंड एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता है। जैसे कि रिपोर्ट बताती है ससेसिबल ये तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एक रिसेंट रिपोर्ट जो आया था सशस्त्र बल के द्वारा, सो अ रिसेंट रिपोर्ट बाय द SSB, that is the सशस्त्र सीमा बल,
it highlights a large number of cases of trafficking to Middle East countries, and which is primarily for sexual exploitation and forced marriages. तो बहुत ज़्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखने को मिलता है यहाँ पे। ऑल्सो जो इंडिया के जो गलत नकली नोट्स हैं, दैट इज़ दी फेक इंडियन करेंसीज का इंजेक्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। के फेक इंडियन करेंसी नोट्स वो एक चैलेंज है यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा कंसर्न है यार यहाँ पे। जैसे कि बहुत सारे इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं कि तो फेक इंडियन करेंसी नोट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंजेक्ट किए जाते हैं। ये जो रैकेट हैं, दिस क्राइम रैकेट जो होते हैं, इट फंक्शंस विद दी कोलैबोरेशन के साथ काम करते हैं, किसी के साथ, इंडिया के साथ, पाकिस्तान, नेपाल में जो क्रिमिनल्स हैं उनके साथ। in close collaboration with criminal residing in Gulf countries, Pakistan, India and नेपाल। और क्या चैलेंज, टेररिज्म का भी एक चैलेंज है यहाँ पे इंडिया नेपाल बॉर्डर में। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रिसेंट इन्वेस्टिगेशन ये बताती है कि बहुत सारे रिक्रूट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं भाई, खास करके तो जो लश्कर तैयबा है इसका। सो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं अबाउट द रिसेंट इन्वेस्टिगेशन highlights that the recruiters of the terrorist group Lashkar-e-Taiba received various Indian cities including Varanasi, गोरखपुर, दरभंगा एक्सेट्रा। और ये सब क्या कर रहे हैं, स्लीपर सेल नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इन सर्च ऑफ न्यू recruits for strengthening the sleeper cell network in बिहार एंड यूपी। तो कट शॉर्ट करके लिख सकते हैं, टेररिज्म एक चैलेंज है, काउंटरफेट करेंसी इज अ चैलेंज, ट्रैफिकिंग इज अ चैलेंज, ऑल्सो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है ना। बट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स जो हैं वो सबको इनको ध्यान दे रही है भाई इस चीज़ों पे। ओके
उसके बाद गवर्नमेंट की कौन कौन सी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनकी तरह हम यहाँ पे बात करेंगे। इनिशिएटिव्स जैसे कि हमारे पास डेवलपमेंट किया गया है ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ना, जहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को ध्यान से चेक किया जाता है, एंड ऑल्सो डिप्लॉयमेंट ऑफ हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलियंस इक्विपमेंट्स जो कि लगाए गए हैं ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ओके, और भी बहुत सारे बॉर्डर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे लोग यहाँ पे ट्रैफिकिंग में ज़्यादा ना फंसें, इस टेररिज्म जो टेररिस्ट ग्रुप है उनके चक्कर में ना आए। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट ऑफ बॉर्डर रीजन्स, है ना। तो ये सब इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, लेकिन हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं टू काउंटर दी चैलेंजेस। की बात भी हमको करनी है। तो हम नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव वेल डिफाइंड डॉक्ट्रिन होगा, है ना, जहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी ना हो, है ना, सरकार के बदलने से भी। सो कॉम्प्रिहेंसिव एंड वेल डिफाइंड नेशनल security doctrine for India must be defined so that there is no ambiguity even with change in the government। ओके, ऑल्सो हमको इलीगल जो माइग्रेशन है उसको यहाँ पे कर्व करने की ज़रूरत है, और ऑल्सो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत भी है जो डेमोग्राफिक थिंग्स हैं उसके ऊपर। maintaining the balance of the डेमोग्राफी, है ना, हमको अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एंड खास कर तो जो वेपन्स हैं उनको अपग्रेडेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वेपनरी ऑफ द बॉर्डर गार्डिंग फोर्स। लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट, है ना, हमारे पास जो ओल्ड कल्चर्स हैं, रिलीजियस या फिर सोशल ट्राइब्स हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, है ना, हमको दोनों को कोऑपरेट करना चाहिए एंड एड्रेस करना चाहिए जो बॉर्डर इश्यूज हैं उसको। के thus the centuries old cultural, religious
and social ties that India and Nepal foster should not be overlooked but not minimized also. बट ज़रूरत क्या है? But both nations must cooperate to address the border region security issue. ओके, ये क्वेश्चन था भाई हमारे पास. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, है ना, एग्जामिन द वेरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस करंटली emanating across India Nepal border and also discuss steps to counter these challenges. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज नार्को टेररिज्म एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट्स इंटरनल सिक्योरिटी. देखो ये भी क्वेश्चन कहाँ से है? ये इंटरनल सिक्योरिटी से क्वेश्चन है. तो 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं भाई इंटरनल सिक्योरिटी के, ये हमेशा याद रखना है अपने को. और एग्रीकल्चर के 2 क्वेश्चन हमेशा आएगा, है ना. हमारे पास सोसाइटी से क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं. और आर्ट एंड कल्चर से 5 क्वेश्चन. ये जो ऐसे टॉपिक है जिनको लोग इग्नोर करते हैं. ज्योग्राफी अदा पढ़ते हैं बट ज्योग्राफी से 1 से 2 क्वेश्चन ही आएंगे, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी से जो कि बनते नहीं है. तो हमको उस चीज़ पर फोकस करना है जहाँ पे टॉपिक पक्का आएगा, आसान आएंगे और आसानी से बन सकते हैं. ये हमारे पास मेन बहुत तरीका होता है यार सिलेबस को ध्यान से देखने का और मेंस की तैयारी करने का. यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो क्या था? व्हाट इज़ नार्को टेररिज्म. हमको बात करनी है नार्को टेररिज्म की. एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट्स इंटरनल सिक्योरिटी. ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का. एंड व्हाट स्ट्रेटजी शुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सिक्योरिटी फोर्स अडॉप्ट टू काउंटर द थ्रेट, है ना. और नार्को टेररिज्म की दिक्कतें को कैसे सुलझाएं इसके बारे में हमको बताना है. तो इस क्वेश्चन में हमारा अप्रोच क्या होगा भाई? अप्रोच में सबसे पहले तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसको. एंड इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे? वी कैन इंट्रोड्यूस बाय मेंशनिंग अबाउट नार्को टेररिज्म होता क्या, उसके बारे में बताएंगे यार कि हाँ भाई ये नार्को टेररिज्म जो टर्म है ये है क्या. ठीक है. उसके बाद बॉडी के अंदर हम क्या कर सकते हैं? बॉडी के अंदर हम बात करेंगे अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ नार्को टेररिज्म ऑन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी. इम्पैक्ट ऑफ नार्को टेररिज्म ऑन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी. और किस बारे में बात करेंगे? अबाउट दी स्ट्रेटजीज टू अडॉप्ट, जो गवर्नमेंट को लेना चाहिए टू काउंटर दी नार्को टेररिज्म. लास्ट में कंक्लूजन में हम कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग अबाउट, जो मेंशनिंग नहीं सम अप कर देंगे, जो पूरा हमने बॉडी एंड कंक्लूजन इंट्रोडक्शन में बोला उसको सम अप कर देंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं भाई कि है क्या ये नार्को टेररिज्म. नार्को टेररिज्म मतलब एक नेक्सस है बिटवीन नार्कोटिक्स एंड टेररिज्म. मतलब जहाँ पे भी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है ना, वहाँ पे टेररिज्म पे इम्पैक्ट आता ही आता है. तो एक तरह से हम यहाँ पे बोल सकते हैं नार्को टेररिज्म refers to the nexus between narcotics and terrorism, where drug trafficking organizations engage in acts of terrorism to further their illicit activities or
जो इंटीमेट गवर्नमेंट एंड पीपल, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। इट इज़ नार्को टेररिज्म यार। ड्रग ट्रैफिकिंग इज रिलेटेड टू वर्क एक्ट ऑफ टेररिज्म। ड्रग ट्रैफिकिंग की वजह से टेररिज्म का एक्ट देखने को मिलता है, इसी को क्या बोलते हैं, नार्को टेररिज्म बोलते हैं। हमको बात करनी है अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ नार्को टेररिज्म ऑन इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। इम्पैक्ट ऑफ नार्को टेररिज्म, पहले तो जो बॉर्डर मैनेजमेंट इश्यूज हैं वो देखने को मिलते हैं भाई नार्को टेररिज्म की वजह से। बॉर्डर मैनेजमेंट इशूज़, जैसे कि हम एग्जांपल में जो पठानकोट अटैक हुआ था 2015 के अंदर, है ना, इट हिंटेड दैट टेररिस्ट जो एंटर हुए थे इंडिया के अंदर फ्रॉम पाकिस्तान, है ना, थ्रू रूट्स ऑफ ड्रग ट्रैफिकर्स, मतलब ड्रग ट्रैफिक करने के लिए इंटर हुए थे, बट ये जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटी को इन्होंने अंजाम दे दिया। ओके, एग्जाम्पल्स के तौर पे जो इन्वेस्टिगेशंस हुए थे वो बताते हैं। इन्वेस्टिगेशंस इनटू द पठानकोट अटैक, दो 2015 में जो हुआ था पठानकोट अटैक, it hinted that the terrorist entered into India from Pakistan through this route or through the routes used by drug traffickers। ओके, सो नार्कोटिक्स जो स्मगलिंग होती है उससे एक तरह से हमारे पास बॉर्डर मिसमैनेजमेंट भी होता है ना, एंड ऑल्सो जो नार्को टेररिज्म है इट फाइनेंस टेररिस्ट एक्टिविटी। जो नार्कोटिक्स जो होते हैं उससे जो फ़ायदा होता है उससे क्या होता है, टेररिस्ट एक्टिविटी को बढ़ावा देते हैं, बिकॉज टेररिस्ट एक्टिविटी भी एक तरह से इस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है यार, बिकॉज जो मनी जनरेट होता है थ्रू इलीगल सेल ऑफ नार्कोटिक्स एंड ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर फाइनेंसिंग टेररिस्ट एक्टिविटी। इसीलिए तो नार्कोटिक्स को बढ़ावा दे रहे हैं कौन, टेररिस्ट वाले। ओके, the money generated by the illegal sale of narcotics and drugs can be used for financing terrorist एक्टिविटीज़। और क्या इम्पैक्ट नार्को टेररिज्म का भाई, है ना, जो इंसर्जेंसीज हैं उनको भी ये इन्वेस्टिगेट करता है, मतलब जो एरियाज हैं नॉर्थ वेस्ट के जो कि प्रोन है टू दी ड्रग्स, है ना, ये स्ट्रगल जो है इंडियन स्टेट्स के अगेंस्ट उसको भी यहाँ पे ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि जो नार्को टेररिज्म है इट इंस्टिगेट्स इंसर्जेंसी, instigating insurgency areas which are prone northeast have used drug money to finance their struggle against the
Indian states. Okay. Also, narco terrorism, it encourage what? Cross border terrorism, है ना. And also it leads to criminalization of society. कि ड्रग्स मैक्सिमम जो क्राइम्स होते हैं वो नशे में ही होते हैं. सो नार्कोटिक्स लीड्स टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी बिकॉज जो ड्रग एब्यूज़ और ड्रग ट्रैफिकिंग है एंड abuse it can promote crime, violence and corruption that undermines what? That undermines the rule of law and social stability. Okay. And also जो ड्रग ट्रैफिकिंग है दे कैन सबवर्ट द पॉलिटिकल प्रोसेस. जैसे कि ड्रग कार्टल्स जो होते हैं, है ना, वो बहुत अंदर तक घुसे होते हैं यार. तो ये भी एक हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है. बहुत सारे नेता जिन मेनली इसके इन्वॉल्व होते हैं. सो उसमें भी एक दिक्कत है बिकॉज द ड्रग ट्रैफिकिंग हैज़ द potential to subvert the political process as drug cartels can penetrate and corrupt state institutions. ओके. तो ये सब हमारे पास दिक्कतें हो गई. नाउ हम कैसे इनको दूर कर सकते हैं? द स्ट्रेटजीज दैट कैन बी अडोप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना. कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है तरीके जिससे हमारे पास इनको क्या करें, अडोप्ट कर पाएँ, मेजर्स ले पाएँ जिनसे इनको दूर कर पाएँ, इनको टेक ओवर कर पाएँ. सो स्ट्रेटजी टू बी अडोप्टेड. पहले तो हमको एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग एजेंसीज को बहुत ध्यान देना चाहिए. जैसे जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो है उनको एक तरह से विजिलेंट बनाना है भाई, इंडिपेंडेंट टाइप के बनाने हैं. सो एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग एजेंसीज लाइक द नार्कोटिक्स कंट्रोल जो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है शुड बी मोर विजिलेंट. ऑल्सो हमारे पास स्ट्रिंजेंट इनैक्टमेंट्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए. जैसे कि जो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है उसको अच्छे से क्या करना है, इनैक्ट करना है इसके प्रोविजंस को. ओके. बस नियम बनाने से कुछ नहीं होगा भाई, है ना. नियम के अच्छे लागू होने से सब चीज़ होता है. सो स्ट्रिंजेंट इनैक्टमेंट इज़ द नीड ऑफ द आवर. Provisions under the narcotic drugs and psychotropic सब्सटेंस एक्ट जो कि 1985 के अंदर आया था, इसके इनैक्टमेंट बहुत ज़रूरी है प्रोविजंस की. ऑल्सो सोसाइटी जो सिविल सोसाइटी है उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है. जो मास मीडिया है उसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. ग्रेटर पार्टिसिपेशन हमको इंश्योर करना है जिससे हम सब चीज़ को दूर कर पाएँ फ्रॉम दी एंड स्पेशली फ्रॉम द सिविल सोसाइटी टू कर्ब दिस मीनेंस. ओके.
Also the role of mass media, because media is this fourth pillar, can play an important role in spreading awareness अबाउट जो इलीगल मूवमेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में, एंड जो कंजम्पशन हो रहा है नारकोटिक्स का उसके बारे में। ओके, तो ये सब स्ट्रेटजीज हम अलग ले कर सकते हैं। तो ये सब स्ट्रेटजीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ले सकती है ना, और भी स्ट्रेटजी जो कि सिक्योरिटी फोर्सेस ले सकते हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कि हमको दोनों ने पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या स्ट्रेटजीज ले सकते हैं उसके बारे में हमको बताना है, एंड सिक्योरिटी फोर्स क्या क्या स्ट्रेटजीज ले सकते हैं उसके बारे में हमको बताना है। ठीक है, तो 4 पॉइंट में लिखे हैं, 2 पॉइंट कट कर दो यार, 2 पॉइंट इसमें 2 पॉइंट इसमें लिखो यार, छोटा कर दिया जाएगा इसको। ठीक है, तो पॉइंट से हम ज़्यादा, हमें तो तैयारी हम ज़्यादा के लिए करेंगे क्योंकि हमको हर चीज़ एग्जाम में याद नहीं आती। सो स्ट्रेटजीज टू बी adopted by सिक्योरिटी फोर्सेस जो एंटी ड्रग ऑपरेशंस हैं, है ना, वो कैरी आउट करने चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। शुड है ना, उसे लेते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस शुड कैरी आउट रेगुलर एंटी नार्को टेररिज्म इन द रीजन। ऑल्सो जो इंडियन आर्मी है ये अपने बस ऑपरेशंस चलाने चाहिए टू इंटरसेप्ट वॉट ड्रग शिपमेंट, एंड ऑल्सो अरेस्ट करना चाहिए जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनको, स्पेशली इन द जम्मू एंड कश्मीर एंड जो पाकिस्तान बॉर्डर में है वहाँ पे। ठीक है, और हमको क्या चीज़ें फोकस करना है, जो इंटेलिजेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इंटेलिजेंस गैदरिंग करनी चाहिए जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको। ओके, कैसे? बाय क्लोजली कोऑर्डिनेटिंग विद द सिक्योरिटी एजेंसीज। ओके, सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड जो इंडियन आर्मी होनी चाहिए, जो इंडियन आर्मी है ना, आर्मी हैज़ टू escalate its operations to intercept drug shipments and arrest drug traffickers। कहाँ कहाँ पे? बोथ within J&K and also along the Pakistan border। ओके, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, जो बॉर्डर सिक्योरिटी है ना, यूज़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं हम। सो फोर्सेस शुड बी proactive to enhance border security in the region, including thorough use of technology like such as
ड्रोन्स। ओके, लास्ट में कंक्लूड करेंगे बाय मेंशनिंग दैट सिंस जो नार्को टेररिज्म है हैड सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑन दी कंट्रीज सिक्योरिटी, है ना, इट इज़ द हाई टाइम टू पे मोर अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम एंड स्ट्रिंजेंट मेजर उठाने की बहुत ज़रूरी है। स्ट्रिंजेंट मेजर्स उठाने की बहुत ज़्यादा नीड है अभी। सो सिंस नार्को terrorism has serious consequence on the country's security, it is high time India pay much more attention to this problem and puts together stringent measures to overcome it। ओके, ये क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट इज़ नार्को टेररिज्म एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट इंटरनल सिक्योरिटी, इसके बारे में हमने बताया। एंड व्हाट स्ट्रेटजीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कौन कौन से स्ट्रेटजीज लेनी चाहिए उसके बारे में हमने बताया। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको कौन से स्ट्रेटजीज लेने चाहिए वो हमने बताया, है ना, टू अडॉप्ट टू काउंटर द थ्रेट्स इन द अफेक्टेड एरियाज। तो ये पार्ट 4 था भाई, जहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 20 तक की बात की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे GS4 की, GS4 के पार्ट 1 की। ये लास्ट है GS4 का फुल सिलेबस।